नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं और इस विषय का जो संबंध है वो भारत से जुड़ रहा है। विषय क्या है कि भारत होगा दुनिया के सबसे बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा। ये एक तरह से देखें तो प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि आखिर क्या भारत हो जाएगा दुनिया के सबसे बड़े जो जासूसी नेटवर्क हैं उसका हिस्सा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में जो 5 आइज हैं उनसे जुड़े हुए जो प्रमुख देश हैं उनके खुफिया प्रमुखों की एक बड़ी ही अहम बैठक हुई है। इसमें भारत की तरफ से देखें तो भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत जो डोभाल है वो शामिल हुए हैं। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके जो डायरेक्टर है तपन डेका वो भी इसमें शामिल हुए। हालांकि ये अलग बात है कि भारत इस पूरे देखें तो इसका पूरा सदस्य नहीं है, लेकिन भारत के इसमें शामिल करने को लेकर अलग अलग समय पे इसकी मांग उठती रही है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर जो 5 आइज की चर्चा हो रही है आखिर ये है क्या, इसका सदस्य नहीं होने पर भी आखिर दिल्ली में ही क्यों लगा है दुनिया भर के जासूसी एजेंसियों के प्रमुखों का जमघट। क्या भारत अब इसमें शामिल होने वाला है? इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो अहम बिंदु है जैसे जो 5 आइज है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो खुफिया गठबंधन है, आखिर ये है क्या? और इसमें जो 5 आइज है इसका जो उद्भव हुआ है, जो उत्पत्ति हुआ है, इसका जो इतिहास है और कैसे ये काम करता है, ये अलग अलग बिंदु हैं जिन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा देश में और दुनिया में जो मुख्य खुफिया एजेंसियां हैं उनके बारे में देखेंगे। 5 जो आइज है इसके महत्व और इसके कार्य क्षेत्र पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जो 5 आइज है इससे जुड़े हुए कौन से डिस्प्यूट हैं, कौन से विवाद हैं और इसकी आलोचनाएं किस आधार पर की जाती हैं। और फिर भारत के संदर्भ में देखेंगे कि जो 5 आइज है इसमें आखिर भारत को शामिल करने से संबंधित क्या कोई प्रस्ताव पारित किया गया है, कभी लाया गया है, या फिर भारत के लिए जो 5 आइज है इसका क्या महत्व है, इससे क्या भारत को लाभ कोई होने वाला है, या इसमें शामिल होने के सामने देखें या फिर इससे इतर कोई चुनौतियां भी हैं और आने वाले समय में देखें कि इसकी जो मांग है वो कितना अहम हो सकती है। इन सभी बिंदुओं पर आज के एपिसोड में हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, भारत होगा दुनिया के सबसे बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा, तो इसकी चर्चा करते हैं। क्यों चर्चा में है? पहले हमने बताया कि अब अलग अलग देखें तो जो न्यूज हेडलाइंस है, जो अलग अलग न्यूज चैनल है वहां पर इसके बारे में जो न्यूज है वो प्रकाशित हुई है, प्रकाशित और प्रसारण भी किए जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में जो 5 आइज है उससे जुड़े हुए जो प्रमुख देश हैं उसके जो खुफिया प्रमुख हैं उनकी अहम बैठक देश की राजधानी दिल्ली में हो चुकी है। और एक तरह से देखें कि भारत इनका सदस्य भी नहीं है, 5 आइज का मेंबर नहीं है, फिर भी इसकी जो बैठक है वो कहां पर हो रही है? तो ये भारत में हो रही है। और दुनिया भर के जो जासूसी एजेंसियां उनके जो प्रमुख हैं वो इस समय भारत में ही मौजूद हैं। तो यहाँ पर लाजमी प्रश्न उठता है कि क्या भारत अब इसमें शामिल होने वाला है, इसकी तैयारियां हो चुकी हैं? तो ये चर्चा में है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो पूरा मुद्दा है ये इस समय खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि दिल्ली में जो 5 आइज है उससे जुड़े हुए जो भी प्रमुख देश हैं उनके खुफिया जो प्रमुख हैं उनकी अहम बैठक आयोजित हो चुकी है। और भारत की तरफ से देखें तो जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल वो शामिल हुए हैं, आईबी के जो मुखिया हैं वो शामिल हुए हैं, और अमेरिका की जो यहाँ पर नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड हैं, ब्रिटेन के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोनाथन पावेल है, न्यूजीलैंड के खुफिया प्रमुख जो एंड्रू हैम्पटन है, इस बैठक में ये सभी मेंबर्स जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि भारत इसका मेंबर नहीं है, फिर भी इसमें शामिल करने को लेकर अक्सर अलग अलग समयों पर ये मांगे उठती रही हैं, तो इस कारण से ये न्यूज चर्चा में है। इसके अलावा देखें तो इसी पूरे संदर्भ में चूंकि ये जितने भी अलग अलग देशों के जो खुफिया एजेंसियों के प्रमुख हैं वो इस समय मौजूद हैं, अलग अलग देशों के कुछ राष्ट्र प्रमुख भी मौजूद हैं, तो इसी संदर्भ में देखें तो रायसीना जो डायलॉग इस समय देखें तो भारत इसका आयोजन कर रहा है। इस वैश्विक जो कह सकते हैं कि ये सम्मेलन है इसमें भी सुरक्षा पर खास तौर पर चर्चा होने वाली है। क्योंकि ये जो बैठक है इस बैठक के बाद ये जो अधिकारी हैं, ये जितने ऑफिसर्स हैं जो अलग अलग खुफिया एजेंसियों के जो प्रमुख हैं, ये क्या है कि जो रायसीना डायलॉग चल रहा है जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी डिटेल में, तो इस डायलॉग में
इस कॉन्फ्रेंस में, ये जो संवाद का एक मंच है, यहाँ पर भी भाग लेंगे जो भारत के विदेश मंत्रालय और जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, एक तरह से थिंक टैंक है, इसके बारे में डिटेल से हमने बात की है, इसके द्वारा इस पूरे रायसीना डायलॉग का आयोजन हो रहा है। तो इसमें ये जो जितने भी अलग अलग फाइव आइज के जो प्रमुख खुफिया एजेंसियों के जो प्रमुख हैं, इस फाइव आइज की बैठक के बाद अब ये सभी क्या है कि रायसीना डायलॉग में भी भाग लेंगे। इस डायलॉग में चूंकि पहले हमने बताया कि 130 से अधिक जो देश हैं, 20 से अधिक देशों के जो विदेश मंत्री हैं और 130 देशों के जो प्रतिनिधि हैं, इसके अलावा देखें तो इसमें अलग अलग दुनिया से आए हुए पत्रकार, टेक्नो, व्यवसायी, अलग अलग क्षेत्रों के जो विषय विशेषज्ञ हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये अलग मुद्दा है, इस पर हमने डिटेल से चर्चा की है। अब प्रमुख मुद्दा उठता है कि आखिर जो फाइव आइज की हम बात करें, ये दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली खुफिया गठबंधन कहा जाता है, आखिर ये है क्या? क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली जो खुफिया साझाकरण जो गठबंधन अलग अलग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये फाइव आइज है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। इसमें 5 देश हैं। कौन कौन से देश हैं आपके सामने दिए गए हैं, इनके यहाँ पर फ्लैग दिए गए हैं, यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये सभी फाइव आइज के क्या है, ये सभी क्या है, इसके मेंबर हैं। तो कौन कौन से हैं? अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। और इस गठबंधन का जो उद्देश्य है, अगर उसकी हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पे जो जासूसी है, जो खुफिया जानकारियां हैं, उनका आपस में शेयरिंग करना, साझा करना, ताकि जानकारियों के आधार पर जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके, उस पर कंट्रोल करने के लिए उचित कदम उठाए जा सके। तो ये बात कही गई है। थोड़ा सा फाइव आइज की अगर हम उत्पत्ति की बात करें, इसके बैकग्राउंड की बात करें, तो इसकी जो शुरुआत हुई है ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद या उसी के समय देखने को मिली थी, जब अमेरिका, ब्रिटेन ने मिलकर जर्मनी और जापान की जो सैन्य गतिविधियां हैं उन पर खास तौर पे नजर रखना शुरू की। वर्ष 1946 में जो यहाँ पर देखें खास तौर पे जो समझौता हुआ यूके यूएस से, ये जो एग्रीमेंट हुआ, इसके तहत इसे औपचारिक एक तरह से फॉर्मेट, एक स्वरूप प्रदान कर दिया गया। ये अलग बात है कि बाद में 1948 में कनाडा, 1956 में ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है वो भी इस जासूसी गठबंधन में शामिल हो गए। इस पूरे जो गठबंधन है, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो कुछ खास मुद्दों पर काम करता था। जैसे अगर बात करें तो यहाँ पर यह कहा जाता था कि जो साइबर जो सिक्योरिटी है, जो साइबर सुरक्षा है, उस पर ये खास तौर पे काम करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आतंकवाद रोध, काउंटर जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद रोधी कह सकते हैं कि गतिविधियां हैं, उस पर ये काम करता था। जो एक्टिविटी है उन पर ये कंट्रोल करने का काम करता था। जो भी सेना से, जो डिफेंस से, जो सैन्य जुड़े हुए जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारियां हैं, उनको ये आपस में साझा करते थे। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य थे। इसके अलावा देखिए फाइव आइज आखिर ये काम कैसे करता है, इसका वर्क फंक्शन कैसे है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो देखिए फाइव आइज देशों को देखें तो इनका एक विस्तृत जटिल नेटवर्क है, एक पूरा जासूसी कह सकते हैं कि इनका एक नेटवर्क है, एक स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, इंटरनेट जो ट्रैफिक है, जो फोन कॉल है, जो ईमेल्स हैं, अन्य जो डिजिटल संचार हो सकते हैं, इन अलग अलग मीडियम पर ये खास तौर पे क्या करते हैं, निगरानी रखते हैं, उसे सुपरविजन करते हैं। और ये जो सिग्नल इंटेलिजेंस है, इस पर खास तौर पे ये फोकस्ड है, यानी रेडियो, टेलीफोन और इंटरनेट का जो संचार है, इसको खास तौर पे ये सुपरविजन के अंतर्गत रखते हैं। और दुनिया भर में स्थापित जो भी कह सकते हैं कि गुप्त सर्विलांस जो स्टेशन है, उनकी मदद से ये विभिन्न जो गवर्नमेंट है, अलग अलग जो सरकारें हैं, जो संगठन है, संदिग्ध जो व्यक्तियां हैं, उनकी गतिविधियों पर ये खास तौर पे नजर रखते हैं। तो इस तरह से ये जो फाइव आइज के जो मेंबर्स हैं, इनके जो संगठन है, वो इस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा देखें तो मुख्य जो खुफिया एजेंसियां हैं, इसमें अमेरिका की NSA है, नेशनल सिक्योरिटी जो एजेंसी है, ब्रिटेन की GCHQ है, गवर्नमेंट
कम्युनिकेशन जो हेडक्वार्टर्स है कनाडा की सीएससी है, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी जो इस्टेब्लिशमेंट है। ऑस्ट्रेलिया की देखें तो एएसडी है, ऑस्ट्रेलियन जो सिग्नल डायरेक्टरेट है, और न्यूजीलैंड की जीसीएसबी है, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो। तो ये सभी एजेंसियां इस जो 5 आइज है इसमें शामिल है। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो 5 आइज है इसका आखिर महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और इसका कार्यक्षेत्र कितना, इसका जो दायरा है वो कैसे है। तो देखिए एक एक करके बात करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो हो जाता है कि आतंकवाद विरोधी अभियान। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है, क्योंकि जो भी आतंकवादी जो संगठन होते हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके संदर्भ में देखें तो उनकी जो भी एक्टिविटी होती है उस पर खास तौर पे ये सुपरविजन करते हैं, उन पर खास तौर पे निगरानी करते हैं, और इनके हमलों को कहीं न कहीं इनके द्वारा जो अटैक होते हैं उनको ये विफल करते हैं। तो इस कारण से ये एक महत्वपूर्ण इसका महत्व है। दूसरी अगर बात करें तो वो होती है साइबर सिक्योरिटी की, जो साइबर सुरक्षा है। इसमें जैसे अलग अलग इनके द्वारा एक्टिविटी होती है, जैसे हैकिंग है, डेटा की जो चोरी होती है, साइबर जो अटैक होते हैं। तो इस तरह की जो विभिन्न गतिविधियां हैं, इन हमलों को रोकने में कहीं ना कहीं जो 5 आइज है वो खास तौर पे इस पे काम करता है। इसके अलावा देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, जो सैन्य रणनीतियां हैं, उनमें भी ये अहम भूमिका निभाता है। जैसे देखें तो चीन है, रसिया है, इसके अलावा देखें तो नॉर्थ कोरिया है, चीन, रसिया, नॉर्थ कोरिया और अदर जो कंट्रीज हैं, अलग अलग दुनिया के जो अन्य देश हैं, और जो उनकी राजनैतिक जो गतिविधियां हैं, उनकी जो सैन्य रणनीति है, उन पर ये क्या करता है, खास तौर पे नजर रखता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर देखें तो जो एक खास निगरानी जो प्रणाली है, ये गुप्त जो जासूसी प्रणाली है, जो कि वैश्विक स्तर पे देखें तो इसमें ये कहा जाता है कि जो टेलीफोन है, जो टेलीफोन होता है, जो ईमेल होता है, कोई भी कम्युनिकेशन जो संचार है, इंटरनेट है, इन सभी पर क्या करता है, ये एक तरह से निगरानी प्रणाली विकसित करके इन पर कहीं ना कहीं सुपरविजन करता है, जिससे इनकी जो भी जानकारियां हैं वो ये प्राप्त करते हैं, उसके आधार पर ये अगली रणनीति बनाते हैं। तो ये हमने देख लिया जो 5 आइज है आखिर इसका महत्व क्या है और इसका कार्यक्षेत्र क्या है, इसका दायरा क्या है। अब बात करते हैं इसके संदर्भ में कि आखिर जो 5 आइज है इससे जुड़े हुए जो विवाद हैं और आलोचना क्यों की जाती है। तो कई सारे आधार हो सकते हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे पहला जो आधार है वो है निजता का उल्लंघन। जो प्राइवेसी होती है, जो प्राइवेसी है, कहीं ना कहीं उसका जो उल्लंघन का मामला है वो 5 आइज से जुड़ता है। जैसे अगर हम बात करें तो 2013 में 2030 की बात है, जब एडवर्ड स्नोडेन के खुलासे से ये एक न्यूज सामने आई थी कि ये पता चला कि जो भी गठबंधन है वो सिर्फ आतंकवादियों पर ही नहीं नजर रखता है, बल्कि जो आम आदमी है, जो आम जनमानस है, सामान्य जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, अलग अलग क्षेत्रों के जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनकी भी जासूसी ये 5 आइज करवाता है। तो इस आधार पर निजता का उल्लंघन का आरोप इस 5 आइज के ऊपर लगा और इससे संबंधित विवाद भी देखने को मिले। इसके अलावा देखिए चीन और रूस से जो बढ़ता तनाव है, जो 5 आइज है, इसके जो महत्वपूर्ण देश हैं, इन देशों ने चीन की जो अलग अलग टेक कंपनियां हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों पर खास तौर पे बैन लगाए, प्रतिबंध लगाए, जिससे ये जो गठबंधन है ये वैश्विक स्तर पे कहीं ना कहीं जो राजनीति है उसमें ये इन्वॉल्व हो गया, सक्रिय हो गया। इसके अलावा देखिए अमेरिका जो कनाडा डिस्प्यूट चल रहा है या पहले भी चल रहा है, हाल ही में अमेरिका ने कथित तौर पे देखें तो ये कहा कि कनाडा को खास तौर पे इस गठबंधन से बाहर किया जाना चाहिए, जिस कारण से देखें तो एक तरह से इस ये जो 5 आइज है इसमें एक डिस्प्यूट देखने को मिला। तो इस तरह के कई सारे जो विवाद हैं वो 5 आइज से जुड़े हुए देखने को मिले हैं और कुछ आधारों पर इसकी जो आलोचना है वो की जाती है कि ये क्या करता है कि निजता का उल्लंघन करता है, कुछ खास देशों में कहीं ना कहीं उनकी कंपनियों और उनके राजनीतिक मामलों में इंटरफेयर करता है, कुछ देशों पर अपना दबाव बनाना चाहता है, जैसे कनाडा के मामले में। तो इस तरह के विभिन्न बातें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा देखिए भारत को 5 आइज में शामिल करने के प्रस्ताव के संदर्भ में क्या बातें अभी तक हुई हैं। तो 2021 में अमेरिकी जो संसद प्रतिनिधि जो सभा है, इसमें एक नया ड्राफ्ट एक प्रपोजल पेश किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि 5 आइज जो गठबंधन है
इसका क्या होना चाहिए, इसका विस्तार किया जाना चाहिए। और इस प्रस्ताव में, इस प्रपोजल में भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी जैसे जो देश हैं उन्हें नए सदस्य के रूप में शामिल करने की बात कही गई थी। तो पहली बार 2021 में भारत को भी फाइव आइज में शामिल करने की बात उठी थी। इस विस्तार का इतना ही उद्देश्य है कि खुफिया जो भी जानकारियां हैं, अलग अलग जो मेंबर्स देश हैं उनकी जो खुफिया एजेंसियां हैं या अन्य जो एजेंसियां हैं उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन है उसको बेहतर तरीके से एक साझा करने का एक नेटवर्क बनाया जाए। और इस कारण से दुनिया में अलग अलग जो गतिविधियां चल रही हैं जो कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए खतरा हो सकती है, उन पर नियंत्रण किया जाए। तो इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिली हैं। अब हम बात करेंगे जो फाइव आइज है, इसका जो महत्व है, इसका जो लाभ है, वो भारत के संदर्भ में क्या हो सकता है। तो देखिए, फाइव आई जो नेटवर्क है ये खुफिया जानकारियों को क्या करता है, साझा करने का एक वैश्विक नेटवर्क है और जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उनसे निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस कारण से ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। और इस फाइव जो आइज है, इस खुफिया गठबंधन के द्वारा जो भी कह सकते हैं आतंकवाद है, जो साइबर सुरक्षा है, जो समुद्री सुरक्षा है और इसके अलावा भी बहुत सारी जो समस्या है उनके समाधान में अगर भारत फाइव आइज का मेंबर बनता है या इनका अगर सहयोग भारत को प्राप्त होता है तो विभिन्न जो भारत के सामने मुद्दे हैं उनका समाधान करने में भारत को काफ़ी सहूलियत हो सकती है। और भारत के लिए इस गठबंधन से जुड़ना, चीन और पाकिस्तान के खिलाफ देखें तो इनकी जो खुफिया रणनीति है वो भारत को काफ़ी देखें तो अच्छी हो सकती है, इनके बारे में जानकारियां मिल सकती हैं। तो इससे भारत को काफ़ी लाभ और महत्व दोनों भारत के लिए है। भारत को शामिल करने की जो बढ़ती मांग है, जैसे इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चीन का जो बढ़ता प्रभाव है, इसको देखते हुए कई सारे जो इस क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ हैं ये भारत को फाइव आइज में शामिल करने की हमेशा वकालत करते रहते हैं और इस बात को अलग अलग मंचों पर पुरजोर तरीके से उठाते हैं। भारत की जो मजबूत खुफिया क्षमताएं हैं इस नेटवर्क को और प्रभावी और मजबूत बना सकती है। यही महत्वपूर्ण जो आर्गुमेंट है वो इस वकालत के पीछे। अब थोड़ा सा हम बात कर लें कि जो भारत है, भारत के लिए क्या संभावित चुनौतियां हो सकती हैं। हालांकि भारत को फाइव आइज का हिस्सा बनने में कुछ चुनौतियां जरूर देखने को मिल सकती हैं। जैसे अगर बात करें तो रणनीतिक जो स्वायत्तता है, इसका खतरा भारत के सामने रहेगा, क्योंकि भारत अपनी जो स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्र उसकी विदेश नीति है, कहीं ना कहीं उस पर खास तौर पे जोर देता है। तो जो भारत की अपनी स्वतंत्र फॉरेन जो पॉलिसी है ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, वो प्राथमिक तौर पे हो सकती है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं फाइव जो आइज है ये अमेरिकी नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण गठबंधन है। तो एक तरह से अगर इसका मेंबर बनता है तो रणनीतिक जो स्वायत्तता है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंकुश लग सकता है। दूसरी बात करें तो रूस से जो संबंध है, भारत के जो संबंध है वो काफ़ी पुराने रहे, काफ़ी मजबूत है। आज भी देखें तो भारत और रूस के बीच में जो संबंध है उसके उदाहरण दुनिया में दिए जा रहे हैं और वो वास्तव में सही भी हैं। चूंकि ये जो फाइव आइज है, ये जो जासूसी संगठन है, ये किसके लीडरशिप में काम करता है, तो ये अमेरिका के लीडरशिप में काम करता है। तो अगर भारत उसका मेंबर बनता है तो भारत और रूस के जो संबंध है उसमें कहीं ना कहीं दरार या खटास होने की संभावना बन सकती है। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा की बात करें तो इस नेटवर्क से जुड़ने पर जो भारत है, भारत को अपनी जो भी संवेदनशील जो खुफिया जानकारियां हैं वो भी इस फाइव आइज के जो मेंबर्स हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनसे साझा करना होगा, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सुरक्षा चिंता हो सकता है। तो ऐसे कई सारी जो चुनौतियां हैं वो भारत के सामने अगर भारत इस फाइव आइज का मेंबर बनता है। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि आखिर भारत क्या फाइव आइज का मेंबर होने जा रहा है। और हाल ही में भारत में ही देखें तो दिल्ली में जो फाइव आइज के जो प्रमुख मेंबर्स हैं, उनके जो खुफिया प्रमुख हैं, उनकी बैठक हुई है। तो इस कारण से ये मुद्दा एक बार फिर से चर्चा है। तो आज के एपिसोड में हमने फाइव आइज और भारत के बीच में जो संबंध हो सकते हैं और उससे जुड़े हुए अन्य जो भी पहलू हैं उन पर सभी पर विस्तृत रूप से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आज का एपिसोड आप सभी को अच्छा लगा हो तो आज के इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।